दोस्तों आप सभी का स्वागत है। चलिए डिस्कस करते हैं आज सेल साइकिल को। प्रीवियस वीडियो में हमने सेल साइकिल के बेसिक फीचर्स के बारे में समझा था कि सेल साइकिल आखिर होता क्या है। आज सेल साइकिल के फेसेस पे हम लोग समझेंगे, यानी G1 फेस, S फेस और G2 फेसेस है, उसको डिस्कस करेंगे। मेनली इस वीडियो में G1 फेस तक ही होगा, इसके नेक्स्ट वीडियो में S फेस और G2 फेस करेंगे। तो सेल साइकिल क्या था, सेल साइकिल क्या होता है। साइकिल जब भी वर्ड आए, साइकिल का मतलब होता है पर्टिकुलर सीरीज वाइज इवेंट हो रहा है। सेकेंड थिंग कि डायरेक्शन मेंशन है। साइकिल का मतलब दो चीज़ होता है, सीरीज वाइज इवेंट इज गोइंग ऑन, सेकंड इज डायरेक्शन इज मेंशन, डायरेक्शन मेंशन है वहाँ पर। तो सेल साइकिल क्या था, इट इज ए सीक्वेंशियल इवेंट। ये क्या है, एक सीक्वेंशियल इवेंट है, यानी सीरीज वाइज इवेंट है। सीक्वेंशियल इवेंट हम लिख लेते हैं ऑफ डीएनए डुप्लीकेशन। ये इवेंट है जिसमें क्या होता है, पहले डीएनए डुप्लीकेशन होता है, डीएनए डुप्लीकेशन। सेल कॉन्स्टिट्यूएंट यानी सेल के जितने भी ऑर्गेनिल्स हैं, पार्ट्स हैं, उसका डिवीजन डुप्लीकेशन होगा। सेल कॉन्स्टिट्यूएंट डबल होते हैं इसमें। एंड फाइनली सेल डिवाइडेड इनटू, सेल डिवाइड कर जाता है, डिवाइडेड इनटू टू डॉटर सेल, टू डॉटर सेल। ये मेन इवेंट जो इसमें होता है ना, उसके बारे में डिस्कशन है। सेल साइकिल एक बहुत बड़ा चेंज है, बहुत बड़ा चेंज। उस चेंज को शॉर्ट में करके एक डेफिनेशन तैयार किया गया है कि मेन मुख्य इवेंट क्या है। डीएनए डुप्लीकेशन होता है, सेल के कॉन्स्टिट्यूएंट डबल होते हैं, सेल फाइनली डिवाइड कर जाता है दो डॉटर सेल में। मैंने आपको बताया था कि कोई मदर सेल है, इसी को हम लोग प्रीकर्सर सेल बोलते हैं। मदर सेल इज ऑल्सो नोन एज प्रीकर्सर सेल। इसके पास न्यूक्लियस है, इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया है, इसके पास गोल्गी बॉडी है, इसके पास लाइसोसोम है, इसके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लाइसोसोम है। ये सारे जो डिवीजन होगा, डिवीजन, ये मदर सेल डिवाइड करेगा दो डॉटर सेल में, दो डॉटर सेल में डिवीजन होता है इसका, ठीक है। जो डिवीजन होता है उसके पहले ये डीएनए डुप्लीकेशन होता है। इस डीएनए डुप्लीकेशन के बाद सेल के कॉन्स्टिट्यूएंट डबल होते हैं, तब जाके ये सेल डिवाइड होता है। यानी इस फेज से यहाँ तक आने में अभी बहुत सारा चेंजेस आता है। उस चेंजेस को हम लोग फेजेस का नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं, फेजेस का नाम दे देते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं कि सम चेंजेस ड्यूरिंग सेल साइकिल, सम चेंजेस ड्यूरिंग सेल साइकिल is termed as phases। टर्म डेट, इसको इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, फेजेस बोलेंगे। सम चेंजेस ड्यूरिंग सेल साइकिल इज डिवाइडेड इनटू फेजेस, और यू कैन से टर्म्ड इनटू फेजेस, टर्म्ड एज अ फेजेस, फेजेस के रूप में रख दिया गया है। तो सेल साइकिल का अगर फेजेस की बात करते हैं तो सेल साइकिल का जनरली हम लोग चार फेज के बारे में पढ़ते हैं, जो हमारे मुख में हमेशा रहता है। एम फेज, इसी को हम लोग बोलते हैं जनरली माइटोसिस फेज। G1 फेस ग्रोथ फर्स्ट फेस, S फेस सिंथेसिस फेस, G2 फेस ग्रोथ यानी सेकेंड ग्रोथ फेस, M फेस G1 फेस, S फेस G2 फेस। M फेस में सेल डिवाइड किया, जर्नी उसका स्टार्ट होगा यहाँ से, फ्रॉम दिस पॉइंट सेल स्टार्टेड जर्नी, और यहाँ से ये चलेगी एट यानी G1 फेस आएगी, S फेस, G2 फेस, तब M फेस में आके सेल डिवाइड करेगा। M फेस यानी डिवाइडिंग फेस। इसीलिए सेल साइकिल को ये चार फेसेस में नहीं, इन तीन फेसेस को मिलाकर एक नाम दिया जाता है। यहाँ से यहाँ तक जो आप देख रहे हैं, ये वाला यहाँ से यहाँ तक, इनको कहा जाता है कि ये क्या है, इंटरफेस है। इसी को कहा क्या जाता है कि ये इंटरफेस है। और ये जो इकलौता बचा M फेस, इसी को बोला जाता है कि ये माइटोसिस फेस है, माइटोसिस फेस है, ठीक है। तो इंटरफेस, जब सेल इसमें क्या करता है, डिवाइड नहीं करिए, इसमें डिवीजन का प्रोसेस नहीं चलता। G1, S और G2 में नॉन डिवाइडिंग फेस है। सेल साइकिल का नॉन डिवाइडिंग फेस है, नॉन डिवाइडिंग फेस, यहाँ पर सेल डिवाइड नहीं करता। नॉन डिवाइडिंग फेस ऑफ सेल साइकिल, नॉन डिवाइडिंग फेस ऑफ सेल साइकिल इज नोन एज इंटरफेस। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरफेस बोलते हैं, ठीक है। इसमें इंटरफेस, इसमें सेल करता गया इस इंटरफेस में, इंटरफेस यानी G1 प्लस S
प्लस G2 को बोलेंगे इंटरफेस। इसमें सेल क्या करता है, सेल इसमें काम करता है कि सेल सिर्फ ग्रोथ करने का काम करता है। ग्रोथ करना मतलब प्रिपरेशन फॉर एम फेस, क्योंकि ग्रोथ करेगा प्रोटीन का निर्माण होगा, क्योंकि सेल डिवीजन में प्रोटीन की बहुत आवश्यकता होती है। ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रोटीन इज नीडेड फॉर द सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा प्रोटीन का जरूरत होता है, उसी का सिंथेसिस या फॉर्मेशन यहाँ पर होता है, ग्रोथ होता है। यहाँ पर सेल क्या करता है, अपने मदर सेल के बराबर साइज में आ जाता है। मदर सेल जो प्रिकर्सर सेल जितनी बड़ी थी उतनी साइज में अपने आप को करता है। इसीलिए बोलते हैं कि इंटरफेस इज अ रेस्टिंग फेस। यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है, इसको एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज रेस्टिंग फेस। यहाँ पर सेल कुछ नहीं करता है। ड्यूरिंग दिस फेज दे प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट सेल डिवीजन। नेक्स्ट सेल डिवीजन के लिए प्रिपेयर करता है एंड ग्रो टू दिस सेम साइज एज ए मदर सेल। मदर सेल के बराबर अपना साइज को ग्रो कर लेती है इस फेज में, इसीलिए इसको नॉन डिवाइडिंग फेज कहा जाता है। सेल साइकिल के पूरे फेज में सिर्फ एक ही है जहां पर डिवाइड करता है, यानी डिवाइडिंग फेज। वो क्या है, एम फेज। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, माइटोसिस फेज। माइटोसिस फेज, ठीक है। नॉन डिवाइडिंग फेज को इंटरफेस कहा जाता है, इसी को रेस्टिंग फेज कहा जाता है। इसके अंदर G1, S और G2 तीनों आते हैं। डिवाइडिंग फेज में सिर्फ एक है, माइटोसिस फेज, ठीक है। इंटरफेस में कुछ नहीं होता है, सिर्फ सेल डिवीजन के लिए अपने आप को प्रिपेयर करता है, यानी कि प्रोटीन का जरूरत होता है सेल डिवीजन के लिए। ह्यूज अमाउंट ऑफ उसका सिंथेसिस होगा, बहुत और फंक्शंस इसके अंदर ग्रोथ वगैरह होता है, उसको हम लोग अभी देखेंगे डिटेल में। डिवाइडिंग फेज के अंदर ही सेल डिवाइड करता है, इसके पहले कहीं डिवीजन कुछ वगैरह नहीं होता है। चलिए अब समझते हैं इंटरफेस के G1 फेज को। अब समझते हैं कि क्या चेंजेस आएगा ड्यूरिंग G1 फेज। ये डेफिनेशन में मैं नहीं मिटाऊंगा, क्योंकि ये डेफिनेशन बोर्ड पर रहेगा तो आपको याद भी रहेगा। जब तक आप मेरी वीडियो देखोगे इस पर आपका ध्यान जाएगा। तो G1 फेज की बात करता हूं मैं। G1 फेज इसको कहा जाता है फर्स्ट ग्रोथ फेज। नाम से है, कोई बच्चा है अगर वो जन्मा है तो पहले उसके अंदर ग्रोथ का निर्माण हो, पहले ग्रोथ पे ध्यान देता है, चाहे पेरेंट्स हो कोई भी, पहले ग्रोथ करवाना, उसको ग्रोथ जितना अच्छा करें उसके बाद उसके फ्यूचर के बारे में सोचेंगे कि उसको क्या करना है, पढ़ना है, लिखना है वगैरह वगैरह। वो पहले ग्रोथ पर ध्यान देगा, तो सेल डिवाइड होने के बाद भी ग्रोथ पर ध्यान देता है, इसीलिए इसको फर्स्ट ग्रोथ फेज बोलते हैं, या इसको बोला जाता है गैप 1 फेज। गैप 1, फर्स्ट गैप फेज या गैप 1 फेज, ठीक है। फर्स्ट ग्रोथ फेज यानी G1 फेज। ये फेज कहाँ एग्जिस्ट करता है, इसका एग्जिस्ट पूछ ले तो G1 फेज एग्जिस्ट बिटवीन कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, डायरेक्शन इज इंपॉर्टेंट, इसलिए ये लिखवा रहा हूं मैं कि G1 फेज कहाँ एग्जिस्ट करता है। आपसे पूछे तो बिटवीन M फेज एंड S फेज, बिटवीन M फेज एंड S फेज के बीच में एग्जिस्ट करता है ये। अगर डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं होता ना तो हम S फेज एंड M फेज लिख सकते थे, लेकिन डायरेक्शन इन्वॉल्व है इसीलिए पहले M फेज लिखे, इसके बाद हमने S फेज लिखा। तो याद रखना है कि G1 फेज एग्जिस्ट करता है बिटवीन M फेज एंड S फेज, उसके बीच में एग्जिस्ट करता है G1 फेज। इसको ग्रोथ फेज बोलते थे। इसमें होता क्या है, चेंजेस। अब हम बात करेंगे चेंजेस ड्यूरिंग G1 फेज, क्योंकि उसके लिए ही तो हम आए, क्योंकि सम चेंजेस ड्यूरिंग सेल साइकिल इज डिवाइडेड इनटू फेसेस। तो G1 में क्या चेंजेस आया उसको देखिए। G1 में मुख्य चेंजेस, G1 में सेल क्या करती है, सेल करती है साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ। सेल के अंदर होता है साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ। एंड व्हाट इज नाउ साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ। साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ कहने का मतलब है कि ओवरऑल साइज में इंक्रीज आना, साइज बढ़ना, साइज बढ़ेगा सेल का, ओवरऑल साइज बढ़ेगा, सेल का ओवरऑल साइज बढ़ेगा, पहला चेंज। इसी दौरान सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव हो जाएगा, मेटाबॉलिकली एक्टिव हो जाएगा। ये टर्म जो है मेटाबॉलिकली, एक वर्ड से आया है जिसको हम लोग बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। क्या बोलते हैं, आप एक मैकेनिज्म सुने होंगे, दैट इज मेटाबॉलिज्म। कुछ मेटाबॉलिज्म नाम का एक्टिविटी शरीर के अंदर होता है, ठीक है। अब समझते हैं मेटाबॉलिज्म क्या होता है। हमारे शरीर के अंदर कुछ मैकेनिज्म चलते हैं, कुछ मशीन्स, जैसे हम बोल सकते हैं कि मशीन का काम होता है, मशीनरी काम हो रहा है शरीर के अंदर भी। वो क्या काम हो रहा है कि कुछ चीज़ शरीर के अंदर टूट रहा है, कुछ शरीर के अंदर जुड़ रहा है।
कुछ चीज़ ऐसे हो रही हैं शरीर के अंदर जिसको जुड़ना बहुत ज़रूरी है और किसी चीज़ को तोड़ना बहुत जरूरी है। तोड़ना भी जरूरी है, जुड़ना भी जरूरी है। वो एक मैकेनिज्म इसके अंदर चल रहा है, उसी मैकेनिज्म को हम लोग बोल रहे हैं मेटाबॉलिज्म का एक्टिविटी चल रहा है, कार्यक्रम चल रहा है। इस मेटाबॉलिज्म को दो भाग में बांटा गया है। एक को बोलते हैं हम लोग एनाबॉलिज्म, एक को बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म को दो भाग में डिवाइड किया जा गया है, एक एनाबॉलिज्म, एक कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म का मतलब होता है कि कोई चीज जो है जुड़ रहा है, और कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है टूट रहा है, यानी कोई चीज टूट रहा है। एक शरीर के अंदर एक प्रक्रिया चलती है जिसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। वो जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया है तोड़ने का और जोड़ने का। शरीर के अंदर भी कुछ चीज टूटता है और कुछ चीज जुटता है, उस प्रक्रिया को मेटाबॉलिज्म करते हैं। इसके अंदर दो, एक बोले कि तोड़ने का, तो तोड़ने का मशीन लगा हुआ है, और जोड़ने का मशीन लगा हुआ है। एनाबॉलिज्म जोड़ने का मशीन है, कैटाबॉलिज्म तोड़ने का मशीन है। अब शरीर के अंदर क्या टूटता है और क्या जुटता है उसको समझिए। शरीर के अंदर जैसे आपने फूड लिया, ठीक है, आपने क्या लिया, ये फूड लिया। फूड को हम लोग क्या बोल सकते हैं, C6H12O6 लिया, ठीक है। C6H12O6 लिया। अब ये ऑक्सीजन के साथ जब मिलेगा ये टूटेगा, क्या होगा, ये टूटेगा और एनर्जी रिलीज करेगा, ठीक है। एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा। इसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेगा, एज वेल एज H2O को, सम अमाउंट ऑफ वाटर को भी रिलीज करेगा। अब यहाँ पर जो C6H12O6 था, ये जो ग्लूकोज है, यानी इसी को हम लोग फूड बोल सकते हैं। ये फूड ऑक्सीजन के साथ जब मिला तो टूटा, टूटने के बाद क्या बना, एनर्जी CO2 और H2O बना। तो यहाँ पर जो एक्टिविटी चल रहा है उस एक्टिविटी को बोल रहे हैं टूटने का एक्टिविटी। तो ये जो प्रोसेस है ना, ये कैटाबॉलिज्म के अंदर हो रहा है। किसके अंदर हो रहा है, दिस प्रोसेस इज कम्स अंडर कैटाबॉलिज्म। ये कैटाबॉलिज्म के अंदर हो रहा है। एक प्रोसेस की और चर्चा करता हूं मैं। कि शरीर में प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है, थोड़ा सा समझिए आप, तब आपको एनाबॉलिज्म की प्रक्रिया का एग्जाम्पल मैं देता हूँ। प्रोटीन न्यूट्रिशन चैप्टर में क्लास 9 का भी इन्वॉल्व है। प्रोटीन कैसे बनता है, तो प्रोटीन बनता है 10+10 अलग अलग एमिनो एसिड से। किससे बनता है, 10+10 अलग अलग एमिनो एसिड से बनता है प्रोटीन। इस 10 अलग अलग, ये जो 10 है ये है नेसेसरी, ये 10 है नेसेसरी, और ये जो 10 है ये है अननेसेसरी। प्रोटीन का निर्माण शरीर में 10 अलग अलग एमिनो एसिड से मिलकर बनता है। 10 एमिनो एसिड नेसेसरी होती है और 10 एमिनो एसिड अननेसेसरी होती है। ये जो अननेसेसरी वाला एमिनो एसिड है ये शरीर के अंदर पहले से प्रेजेंट है। शरीर के अंदर पहले से उपस्थित 10 अननेसेसरी अनावश्यक एमिनो एसिड होती हैं। 10 हमें फूड के थ्रू लेनी पड़ती हैं। किसके थ्रू लेंगे हम लोग, फूड के थ्रू ये 10 एमिनो एसिड को लेंगे। फूड के थ्रू ये 10 एमिनो एसिड हमारे शरीर में आएगा, ठीक है। इस एमिनो एसिड को, ये 10 हमारे शरीर के अंदर में आ रहे हैं, कौन पहचानेगा कि यही 10 एमिनो एसिड है, वो इसी की जरूरत है प्रोटीन को बनाने के लिए। इस 10 एमिनो एसिड को पहचानने के लिए शरीर के अंदर हम आपको बताए थे कि हमारे पिछले वीडियो में आप देख सकते हो कि न्यूक्लिक एसिड होता है। एक होता है DNA, एक होता है RNA। दोनों न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, DNA और RNA भी। दो न्यूक्लिक एसिड है, अम्ल है। DNA का काम होता है कि ये जेनेटिक मटेरियल को स्टोर करता है। जेनेटिक मटेरियल को स्टोर करता है, बहुत बेसिक बात है। तब शरीर का RNA क्या करता है, तो RNA कुछ नहीं करता है, हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के सिंथेसिस में हेल्प करता है, प्रोटीन को बनाने में हेल्प करता है RNA। अब जो यहाँ मैं बात कर रहा हूँ कि 10 अलग अलग एमिनो एसिड जो फूड के थ्रू आएंगे ना, वो इस RNA के द्वारा ही पहचाने जाएंगे। RNA के द्वारा ही पहचाने जाएंगे। तो RNA के 3 पार्ट होते हैं, यानी RNA 3 भाग में होता है, mRNA,
tRNA और rRNA। mRNA, tRNA, rRNA 3 प्रकार के RNA होते हैं। mRNA का मतलब हुआ मैसेंजर RNA, tRNA का मतलब होता है ट्रांसपोर्ट RNA, rRNA का मतलब होता है राइबोज RNA। राइबोज RNA से एक शब्द याद आ रहा है राइबोजोम। राइबोज से एक शब्द याद आ रहा है राइबोजोम। ये राइबोजोम कहाँ प्रेजेंट होता है? तो इंडोप्लाज्मिक, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, सेल का एक ऑर्गेनेल है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक ER जिसको बोलते हैं, ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है? इट एक्ट एज ए पिलर फॉर द सेल। सेल का पिलर का काम करता है, पिलर का। कौन? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के 2 पार्ट हैं, स्मूथ SER और RER। क्या है इसके एक और पार्ट? SER और RER। इसको बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये रफ किसके कारण है? प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम के कारण है। यहाँ पर एक चीज प्रेजेंट है जिसको बोलते हैं राइबोसोम। इस राइबोसोम को हम एक नाम से जानते हैं, दिस राइबोसोम इज नोन एज फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन। फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन, इस राइबोसोम को किस नाम से जानते हैं? ये एक फैक्ट्री है। किसका फैक्ट्री है? प्रोटीन का फैक्ट्री है। राइबोसोम किसका फैक्ट्री है? तो राइबोसोम इज द फैक्ट्री फॉर प्रोटीन, यानी पूरा जो प्रोटीन बनने का कार्यक्रम है वो राइबोसोम ही सेल के अंदर करता है। तो इस राइबोसोम को हेल्प करता है कौन? RNA प्रोटीन बनाने में। कैसे? फूड से आने वाले 10 एसेंशियल एमिनो एसिड को, फूड से आने वाले 10 एसेंशियल एमिनो एसिड को पहले तो mRNA पहचानता है, यानी मैसेंजर RNA उसकी पहचान करेगा, पहचानता है। पहचान कर लिया mRNA। tRNA का काम है mRNA द्वारा जो पहचाना गया एमिनो एसिड है उसको ट्रांसपोर्ट करे। rRNA का काम है कि ये tRNA के द्वारा लाए गए 10 एसेंशियल एमिनो एसिड को राइबोज RNA करता क्या है? राइबोसोम के साथ मिलकर प्रोटीन का निर्माण करता है। ये पूरा प्रोसेस है, ठीक है। अब यहाँ जो प्रोसेस है कि 10 एमिनो एसिड आए, 10 एमिनो एसिड पहले से उपस्थित थे, इसको जोड़ा। इसको क्या किया गया? जोड़ने का कार्यक्रम होगा ना। 10 तो शरीर में थे, 10 आया तो ये जुड़ा भी होगा एक सिस्टम से, एक फंक्शन से। जैसे हम लोग एडिशन करते हैं, ऐड का फंक्शन से एडिशन करते हैं कि 2 + 2 4 होता है। यहाँ फंक्शन लगा है प्लस का, तो यहाँ जो जोड़ने का फंक्शन लगा है वो फंक्शन है एनाबोलिज्म। उसको क्या बोलेंगे? वो क्या है? एनाबोलिज्म की क्रिया है, यानी यहाँ पर जुड़ रहा है, कोई चीज़ क्या कर रहा है? जुड़ रहा है। तो प्रोटीन बनने का ये पूरा प्रोसेस है कि प्रोटीन कैसे बनता है। प्रोटीन इसी प्रकार से बनता है और G1 फेज में प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, ये लिखा गया है। चेंजेस क्या क्या आएंगे? चेंजेस आएगा कि साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ होता है। दूसरा क्या होता है? सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। अब दूसरा चेंज क्या लिखेंगे कि सिंथेसिस, यानी कि प्रोटीन का निर्माण होता है। और प्रोटीन का निर्माण होने का जो पहला तरीका है वो है इस प्रकार से कि राइबोसोम की मदद से प्रोटीन निर्माण होगा। चेंजेस में हम पहला क्या लिखेंगे कि साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ होता है। क्या होता है? साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ। दूसरा चेंज हम लोग क्या लिख सकते हैं कि सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, मेटाबॉलिक एक्टिव। तीसरा क्या लिखेंगे हम लोग? प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है, प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन का सिंथेसिस 2 प्रकार से होता है। एक तो राइबोसोम किया, अभी हम लोग देख लेंगे, विद द हेल्प ऑफ RNA। राइबोसोम किया। अब हम क्या कर सकते हैं? इस RNA से भी प्रोटीन का निर्माण कर सकते हैं। इस RNA से RNA खुद प्रोटीन का निर्माण कर सकता है। उस प्रोसेस को समझते हैं कैसे कैसे RNA प्रोटीन को निर्माण करेगा, थोड़ा सा देख लेते हैं उस चीज को। RNA कैसे बनाएगा प्रोटीन को? हमारे पास एक चीज है DNA, दोनों में दोस्ती है, दोनों साथ साथ कभी कभी चलते हैं। RNA और बात करते हैं प्रोटीन। ये तीनों एक दूसरे, तीनों जो है एक साथ अपने साथ रिलेटेड टर्म्स हैं। DNA डाइऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और से RNA बनाया जा सकता है। क्या कर बनाया जा सकता है? DNA से RNA बनाया जा सकता है, RNA से DNA बनाया जा सकता है। RNA से सिर्फ प्रोटीन बनाया जा सकता है, RNA प्रोटीन बनने के बाद वो कुछ नहीं बनेगा। दिस इज रिवर्सिबल चेंज। ये कैसा चेंज है? रिवर्सिबल। रिवर्सिबल क्या होता है?
रिवर्स मार सकता है। ये इरिवर्सिबल चेंज है, रिवर्स नहीं मारेगा। इरिवर्सिबल चेंज, ये रिवर्स नहीं मारेगा। डीएनए और आरएनए में मुख्य डिफरेंस क्या होता है पता है? मुख्य डिफरेंस होता है कि डीएनए का आप मेरा वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि डीएनए जो बना होता है ना, वो किसका बना होता है? सीरीज ऑफ न्यूक्लियोटाइड। सीरीज ऑफ न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड्स का कई सीरीज मिलता है इसके अंदर, सीरीज देखने को मिलता है। रिपीटिंग ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स आप जिसको बोलते हैं, उससे बना है। ये न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स, ये न्यूक्लियोटाइड्स जो है ना, 3 अलग अलग चीज से बनते हैं। एक तो होता है शुगर, एक होता है फॉस्फेट, एक होता है नाइट्रोजीनियस बेस। नाइट्रोजीनियस बेस, ठीक है। एक फॉस्फेट, एक शुगर, एक नाइट्रोजीनियस बेस। डीएनए और आरएनए में शुगर समान रहता है, डीएनए में वही शुगर, ये राइबोस शुगर होता है, इसमें भी राइबोस शुगर होता है, ठीक है। फॉस्फेट इसमें भी होता है, फॉस्फेट इसमें भी होता है। नाइट्रोजीनियस बेस डीएनए में भी होता है लेकिन आरएनए में भी होता है। नाइट्रोजीनियस बेस के 2 पेयर में, यानी नाइट्रोजीनियस बेस टोटल 4 हैं। एक है ग्वानिन जो कि बॉन्ड बना के रखता है, हाइड्रोजन बॉन्ड साइटोसिन के साथ। एक है एडेनिन जो कि डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बना के रखता है थाइमीन के साथ। ये डीएनए का केस है। और आरएनए का केस में क्या अंतर होगा? कुछ अंतर नहीं होगा। ग्वानिन 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ साइटोसिन के साथ तो जुड़ा रहेगा, एडेनिन डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ डीएनए के साथ नहीं जुड़ेगा। सिर्फ यहाँ का टर्म आएगा यूरेसिल। बस यही डिफरेंस है डीएनए और आरएनए में, कि डीएनए में थाइमीन मिलता है और डीएनए में थाइमीन मिलता है और आरएनए में यूरेसिल मिलता है, ठीक है। क्या डिफरेंस है कि इसमें थाइमीन, उसमें यूरेसिल, डीएनए में थाइमीन, आरएनए में यूरेसिल। बस आपको इतना याद रखना है, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस है जो जिससे ये बनते हैं एक्चुअली। अब ये पूरी डिटेल में आपको डिस्कस किया गया है, मेरे चैनल में आपको प्लेलिस्ट मिलेगा बायोलॉजी का, वहाँ डीएनए का पूरा एक लेक्चर पढ़ा हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। डीएनए से ही डीएनए बनाना कहलाता है रिप्लिकेशन, यानी रिप्लिकेशन कहलाता है। अगर इस डीएनए से आरएनए बनाना है, इसी को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से प्रोटीन को बनाने के प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलेशन। क्या बोलते हैं? दिस इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। ये प्रोसेस है ट्रांसलेशन की प्रक्रिया। डीएनए से आरएनए बना सकते हैं, आरएनए से डीएनए बना सकते हैं। अंतर है कि थाइमीन है, उसमें यूरेसिल है। थाइमीन की जगह यूरेसिल लगा देंगे तो आरएनए बन जाएगा, यूरेसिल की जगह थाइमीन लगा देंगे तो डीएनए बन जाएगा। लेकिन आरएनए से जैसे एक बार प्रोटीन बन गया तो कोई कहीं भी कुछ कर ले, प्रोटीन से आरएनए कुछ नहीं बनेगा, आरएनए कभी बनेगा ही नहीं। ये बनेगा, आरएनए से एक बार प्रोटीन बन गया तो फिर वो नहीं चेंज होने वाला है, वो प्रोटीन ही रहेगा। ये दूसरा प्रोसेस है प्रोटीन बनने का, ठीक है। तब इसमें आपको जीवन फेस में चेंजेस क्या है? आरएनए भी बनता है, प्रोटीन भी बनता है, साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ होता है, मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है। 4 केसेस मैंने आपको बताया ड्यूरिंग द चेंजेस ऑफ द जीवन फेस, आप याद रख सकते हैं। यानी ग्रोथ फर्स्ट फेस का चेंज सारा मैंने आपको बताया। इसमें और इंपॉर्टेंट चेंज दिए हुए हैं, मैं उसको बताता हूं। डीएनए वाला लेक्चर में मैंने आपको डिस्कस किया था कि डीएनए एनिमल सेल में, एनिमल का सेल जो होता है, एनिमल के सेल में डीएनए 2 जगह मिलता है। एक मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया में, दूसरा मिलता है न्यूक्लियस में, ठीक है। और मैंने बताया था कि डीएनए जिसमें रहेगा, जिस चीज में डीएनए है, जिस ऑर्गेनिल में डीएनए होगा, वो खुद का अपना मालिक होता है। डीएनए रहने का क्या होता है? डीएनए इज द कंट्रोलर, यू कैन से डीएनए इज द कंट्रोलर, होल कंट्रोलर। न्यूक्लियस के पास डीएनए है ना, तब वो पूरे सेल के ऑर्गेनिल्स को कंट्रोल करता है। माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, कंट्रोलर और हेडक्वार्टर इज द न्यूक्लियस। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है सेलुलर रिस्पायरेशन, जहां पर एटीपी प्रोड्यूस होता है। आपको पता होगा कि क्रेब्स साइकिल इस पर चलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, आंतरिक श्वसन चलता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इसके पास भी डीएनए रहता है और न्यूक्लियस के पास भी डीएनए रहता है इन एनिमल सेल। अब हम बात करते हैं जितने भी प्लांट सेल होंगे उसमें क्या प्रोसेस चलता है। इन प्लांट सेल, इन एनिमल सेल, इन प्लांट सेल। प्लांट सेल में भी 2 जगह रहता है, एक होता है क्लोरोप्लास्ट और एक होता है न्यूक्लियस के पास। ये जो 2
अलग अलग ऑर्गेनिल्स मिल जाते हैं, एक माइटोकॉन्ड्रिया और एक क्लोरोप्लास्ट, जिसके पास खुद का अपना डीएनए होता है। ये दोनों जो है ना सेल ऑर्गेनिल, ये दोनों सेल ऑर्गेनिल G1 फेस में ही डिवाइड करेंगे। G1 फेस में क्या करते हैं, डिवाइड करने वाले हैं। G1 फेस में माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट डिवाइड करता है। क्यों डिवाइड करता है? दिस टू ऑर्गेनिल हैव देयर ओन डीएनए। ड्यू टू दिस रीजन ये माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट G1 फेस में ही डिवाइड करता है। ठीक है, अब देखिए आप, कभी कभी क्वेश्चन आता है व्हाट इज द टाइम, कितना टाइम M फेस लेगा, कितना टाइम G1 फेस लेगा, कितना S लेगा, कितना G2 लेगा। ये बताना बहुत मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ सेल, टाइप्स ऑफ सेल पर डिपेंड करता है कि किस प्रकार का सेल है, उतना समय उस हिसाब से लेता है। ठीक है, और सबसे बेसी अगर समय कहीं कोई सेल बिताता है तो वो G1 फेस में ही बिताता है। उसके बाद S, G2, M फेस, कुछ ऐसा प्रोसेस चलता है। सबसे अधिक G1 फेस में वो टाइम इन्वेस्ट करेगा अपना। इसलिए G1 फेस, क्योंकि बच्चा जब ग्रोथ लेता है उसके बाद उसमें जो है ना बहुत सारा, आप ऐसे भी देखेंगे तो बहुत सारा मेहनत करवाता है वो, इसलिए G1 फेस में भी बहुत सारा मेहनत है, बहुत सारा मेहनत करना पड़ता है। ठीक है, ये पूरा ओवरऑल G1 से क्वेश्चन आने वाला, इससे अधिक कोई क्वेश्चन G1 से आ ही नहीं सकता है। इस G1 फेस के अंदर एक और फेस छिपा हुआ है जिसको आप लोग बोलते हैं G0 G0 फेस। इसका डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे जब हम S फेस को पढ़ाएंगे। होप ये वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।